ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में अध्ययन किया, अर्थात जो पिछली क्लास है वायुमंडल की मैंने अध्ययन किया था, है ना। उनमें हमने आपको भू प्रकृति के विषय में कुछ हद तक अध्ययन किया था। कहा था कि ये जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है इसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको हम भूपटल या भूक्रस्ट कहते हैं ना, कृष्ट कहते हैं। यही तो कहा था, ठीक है। इनको आप जानेंगे। जिनमें समझा था, कल तरबूज वाला उदाहरण दिया था, है ना। हम इस प्रकार से देखेंगे तो हमारी पृथ्वी, हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम प्रवेश करते जाएंगे, अर्थात जब पृथ्वी के अंदर हम खेती करेंगे तो हमारा पहले हमको एसआई मिलेगा, यानी सियाल कहे तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये हिस्सा मिलेगी। फिर सीमा यानी एसआई और एमजी कहे तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता मिलेगी। और नीचे पहुंचेंगे तो NiFe मतलब निकिल और फेरस की अधिकता मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है लोहा सर्वाधिक कहाँ है तो इसे हम क्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड, ठीक है। अर्थात पृथ्वी का केंद्रीय हिस्सा, समझ पा रहे हैं ना। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे अभी तक सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर लोहा पाया जाता है की अधिकता है, तो वह है आपका मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही जो मंगल आपका है वह लाल दिखाई पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं ना। मंगल ग्रह पर जो है फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही वह लाल दिखाई पड़ता है ना। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो प्रमुख इसके अयस्क हैं, आप जानते हैं ना। Fe2O3 और Fe3O4 जैसा क्रमशः आप जानते हैं। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? नर्म लोहा, जो ट्रांसफार्मर के क्रोड में रखा जाता है। आप याद रखेंगे। इसकी बात मैंने कर ली थी। देखते हैं जो परत है, परतों के रूप में मैंने कल देख लिया था क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पहले कौन से है? क्षोभ मंडल। इसमें जितने भी प्राकृतिक घटनाएं, सभी प्राकृतिक घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। पहाड़ कहाँ पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल में। दूसरा चाहे जितना ऊंचा हो जाए, जैसे 8,848 मीटर ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट, आप जानते हैं ना, ये है, ठीक है। तो ये क्या है? जैसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? दुनिया की सबसे एंडीज पर्वतमाला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। दूसरी राकीज पर्वतमाला ना, पहली एंडीज, दूसरी राकीज। आप एंडीज देखोगे तो आप चिली से लेकर के आप जानते हैं पराग जो है पेरुवाई तक जाती है ना, जिस पर दुनिया की सबसे ऊंची झील भी है। दुनिया की सबसे ऊंची झील कहां पर है? एंडीज पर्वतमाला पर है ना। वो कहां है? वो जो है टिटिकाका झील। कौन? टिटिकाका झील। ये है कहां पर? बोलिविया एवं कहां पर है? कहां पर है? बोलिविया एवं पराग्वे ना, कौन सा है? एक मिनट, हाँ, बोलिविया और पेरू, ठीक है। बोलिविया और पेरू। दुनिया की सबसे ऊंची झील कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर, बोलिविया और पेरू की सीमा पर है ना। दुनिया की सबसे ऊंची झील है जिसका नाम टिटिकाका झील। याद रखेंगे। दुनिया की सबसे प्राचीनतम झील ये कौन सी है? दुनिया की सबसे प्राचीन भी है और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। उसे हम क्या कहेंगे? बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। ये आपकी रूस में पड़ती है ना। और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील भी है ना। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, है ना। कौन सी? कैस्पियन सागर। नाम सागर लेकिन किंतु है क्या? झील, ठीक है। जैसा कि हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील बैकाल झील। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है ये 5 महान झीलें, जिनको हमने बढ़िया ठीक से पढ़ा है, तो ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। उनका क्रम क्या है तो क्या आप बता सकते हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप देखेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है ना। दुनिया की 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ये क्रम है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। जिनमें से आप जानते हैं मिशिगन जो झील है ये आपकी पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। बाकी सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो ये सब के सब कहाँ है? तो सभी के सभी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर पड़ती हैं। लेकिन जो मिशिगन है ये पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। लग जाएगा? कोई समस्या? अब हम देखेंगे जो इनसे ये किस नदी से मिलती है, तो आप जानते हैं ये सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी है। इस पे हम नहीं चर्चा करेंगे। अच्छा, अब ब्रेक कर देते। कोई समस्या? आइए, दुनिया की ये लग जाएंगी ना झीलें, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तुर्की की वार झील।
तुर्की की वान झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है टिटका का चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। लेकिन भारत में सबसे खारे पानी की झील, बड़ी नहीं, केवल सबसे खारे पानी की झील तो आपका सांभर झील है राजस्थान में। लग जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। आगे देखते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल में। कहा? क्षोभ मंडल में। अंग्रेजिया में कहेंगे ट्रोपोस्फियर। कोई समस्या? कोयला वगैरह कहाँ पड़ेगा? क्षोभ मंडल में। धुंध, ये सब पानी वानी कहाँ बरसेगा? क्षोभ मंडल में। और बर्फ हुआ टूटेगी तो कहाँ टूटेगी? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसमें चलती है जेट धाराएं। क्या कहते हैं? जेट धाराएं। जेट धाराएं कहे तो बहुत तेज हवा चलती है। इनकी करीब करीब स्पीड होती है 450 किलोमीटर प्रति घंटा का। 450 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी करीब स्पीड होती है। इन्होंने जेट धाराएं कहते हैं। जेट धाराएं समझ पा रहे हैं? चलो पढ़ेंगे बाद में। जेट धाराएं कहते हैं। ये कहाँ चलती है? तो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत में, है ना। इसमें आप जानते हैं इसके एकदम ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो शुरू हो जाता है जो है स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल होता है ना। तो समताप मंडल के एकदम निचले सतह पर इसका जन्म होता है। ये जन्म होता है बर्फ का, उसका बादलों का। किसका? बादलों का। तो याद रखेंगे जब क्षोभ मंडल में आप प्रति 165 मीटर चलोगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट होगी, नहीं होगी? और जब 6.4 किलोमीटर चले जाओगे तब आपका, जब इतना चले जाओगे 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति 1 किलोमीटर पर होगी कमी। समझ पा रहे? 1 किलोमीटर चलोगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटोतरी होगी और प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटोतरी होती है। कोई समस्या? ये तो इस प्रकार देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आएगी 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये एकदम ऊपर स्थित पर 0 डिग्री हो जाता है। ये ठंडी जो हवा जाती है संघनित होकर के ऊपर होने लगती है। ठीक, संघनन उनका होने लगता है। ठीक है, तो बाद में पढ़ेंगे आगे, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं तो जब और ऊपर जाता है तापमान तो घटेगा ना? नहीं घटेगा? घटेगा। और थोड़ा सा और कम हो जाता है। तो जब थोड़ा और कम हो जाता है तो यहाँ पर बर्फों का जन्म होता है। किसका? बर्फ का। और जब बर्फ का बादलों, किसका? बादलों का जन्म होता है। तो ये जब बादल बनने लगते हैं तो बहुत बड़े बड़े आकार होते नीचे आ जाते हैं। आगे घटना जानते हैं आप ना, ज्यादा कुछ नहीं। और ऊपर जाएंगे तो इस प्रकार जो क्षेत्र बन जाता है, यहाँ का जो क्षेत्र है यह एक समान ताप बन जाता है। क्या बन जाता है? समान ताप बन जाता है। इसकी घटना हम आपको समझाएंगे। जैसे हम देखेंगे झील जो होती है, झीलवा के ऊपर बहुत बड़ी झील है, ऊपर बर्फ जम जाती है, नीचवत पानी बर्फ नहीं रहती है। इसलिए पेपर में आता है कि जब कोई झील जम जाती है तो उसके अंदर जीव जिंदा रहते हैं। क्यों? कक्षा 6 में साइंस में सवाल आता, नहीं आता का? ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। क्योंकि नहीं, जरा सोचो यहाँ पर अगर माइनस में होगा तो बादल बर्फ बन गई तो और ऊपर गड़बड़ हो जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ऊपर तापमान संतुलित रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें आती है। नहीं आती तो बाद में पढ़ेंगे, उसको ले जानते लग जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे जो समताप मंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा, इसमें कौन सी परत पाई जाती है? उसे हम कहते हैं ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। कभी कभी ओजोन का सूत्र आ जाता है। ओजोन का होता है O3 सूत्र। लग जाएगा। और यह परत जो पाई जाती है ये करीब 5 से 10 किलोमीटर के बीच की होती है मोटाई में। इसको कह देते हैं, नया नाम दे देते हैं ओजोस्फीयर। क्या देते हैं? ओजोस्फीयर या ओजोन मंडल। बात समझ पा रहे हैं ना? कोई समस्या? ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। लग जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। क्या बता सकते हैं ओजोन परत की खोज कब हुई थी? ओजोन परत की खोज कब हुई? क्या बता सकते हैं? कब? 1913। बहुत बढ़िया। ओजोन परत की खोज कब हुई थी? 1913 में। 1913 में ओजोन परत की खोज हुई थी। लेकिन 1913 में बताइए एशिया का सबसे पहले शांति के क्षेत्र में, उसके साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। नहीं थे क्या? यही तो थे। आप इनको याद रखेंगे। ठीक है। ये ओजोन लेयर कैसे समाप्त होती है ये कैसे पता चला था? कब पता चला था? तो ये पता चला था 1985 में कि 20 में? 85 में ना। और ओजोन परत लग जाएगा। ये समाप्त किससे हो रही है? तो ये समाप्त हो रही CFC से। किससे? CFC से। और CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन और कार्बन है। इसकी खोज कब हुई थी? 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। वैज्ञानिक का नाम भूल गए। ठीक है, 1920 में इसकी खोज हुई थी। लग जाएगा। कोई समस्या? ये इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन के एक अणु, क्लोरीन का एक अणु ओजोन के करीब 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। बात समझ पा रहे हैं? इसको नष्ट करता है। लग जाएगा। इसीलिए
1985 में पता चला, और 1985 में ही दुनिया के एक बहुत बड़ा संकट था ना, दुनिया के सभी देशों के प्रमुखों को बुलाया गया। वह स्थान था मॉन्ट्रियल। क्या नाम था? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल। और ये मॉन्ट्रियल है कहाँ? तो मॉन्ट्रियल आपका कनाडा। कौन? कनाडा। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। ये इसे कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, मॉन्ट्रियल यानी इमरजेंसी मीटिंग। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1900 कब हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1985 लग जाएगा। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया गया पहली बार बता सकते हैं आप? तो ओजोन दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1995। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर 1995 से प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाए जाने की घोषणा, मतलब कि मनाया जाना प्रारंभ हुआ। लग जाएगा। इतने सवाल समझ में आया आपको ओजोन से? कोई समस्या इसमें? ये ओजोन सबसे ज्यादा कब भरा गया था क्षेत्र? यह क्षेत्र अच्छा कभी आता है तो जितना बड़ा अमेरिका का क्षेत्रफल, अमेरिका के क्षेत्रफल का करीब 2 गुना इतना बड़ा क्षेत्र जो क्षेत्र हुआ है। ठीक, समझ पा रहे हैं? ये अमेरिका जितना बड़ा है उसका करीब 2 गुना क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र। ये सबसे ज्यादा भरा कब? तो जब लॉकडाउन दुनिया में लगा था अभी हाल ही में, कोरोना, तब। ठीक है, तो अर्थात देखा जाए तो कोरोना जो है ओजोन लेयर का और प्राकृतिक का मित्र है, नहीं कहा सकता, कहा जा सकता। और हमारा सभी क्या है? प्राकृतिक के राक्षस है। सही है, समझ पा रहे हैं? जरा बिरवा नीक खड़ा रहता जाके टूट डालते हैं, अब भैया तो करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक का मित्र कौन है? कोरोना। अभी तक नहीं का। जैसे कहते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर कौन? कहते हैं कोरोना। कहिए का है? कि ये बिना घूस के और बिना किसी समस्या के पेपर पास करा रहा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो सबसे बड़ा ताकतवर नहीं हुआ। ऐसे नकल वकल कराने खातिर पुर्जी लेकर जाना पड़ता था। ठीक है, और अब तो ना कोई पूंजी की जरूरत, ना कोई सोर्स, ना कोई जुगाड़। ठीक है, डायरेक्टली सीधे रिजल्ट। तो सबसे ताकतवर कौन हुआ? कोरोना। इस परपेट से भी हुआ है ना। और प्राकृतिक का भी सबसे बड़ा मित्र कौन हुआ? कोरोना। समझ पा रहे? गड़बड़ इसमें वही है, इसमें परीक्षण हो गया। कोरोना का मतलब कौन कौन नहीं रोया, समझ पा रहे? और कौन कौन रोया। चलो इसकी बात नहीं करते। समताप मंडल समझ में आई? और समताप मंडल के बाद आगे बढ़ेंगे तो समान रहता था। यहाँ पर क्या होगा? जब तापमान समान रहेगा, कोनो प्राकृतिक घटना नहीं होगी, तो यहाँ पर जहाज वहाज उड़ते हैं। अच्छा, जहाज जो होते हैं यहीं पर उड़ते हैं। लग जाएगा। जहाज कहाँ उड़ी? समताप मंडल में। कोई समस्या? आगे देखो, आगे देखो, हम आगे पढ़ेंगे। आगे जब पढ़ेंगे तो आता है एक मेसोस्फीयर जिसको मध्य मंडल कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर घटता घटता फिर से पहुंच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। जरा सोचो, -100 डिग्री सेल्सियस तक। और इनके ऊपर है आयनोस्फीयर जिसको आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में हमारे यहाँ के टावर और जितने होते हैं ना, मोबाइल में फोन में बात करते हो, कभी कभी देखो आ जाता है, कहते फोन कट जाता है ना, और कहीं आवाज कट कर, मतलब कट कर समझ जाओ तुम्हारे मोबाइल में, जैसे मान लो कान में लगा है छत्ता वाला मोबाइल है ना, ऊपर से आता है कोनो मान लो बड़ा से उल्का पिंड क्रॉस कर हुआ, नेटवर्क कट गया ना, तुरंत नेटवर्क कट गया। समझ पा रहे? तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है आपका आयनोस्फीयर से। कहाँ से? आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल से। कोई समस्या? टिबिया तले कहाँ से? आयन मंडल से। रडार विडार कहाँ रहेंगे? आयन मंडल में। लग जाएगा। जरा सोचो, यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस है ना, और ऊपर तापमान बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 जब आप पहुंचते हो थर्मोस्फीयर, तापमंडल, तो तापमंडल में होता है, याद रखेंगे तापमंडल, यहाँ तापमान करीब करीब हो जाता है 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस। समझ पाओ? 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? और डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। जरा सोचो, यहाँ कोई बचेगा तो आएगा तो क्या होगा? जल जाएगा ना। तो जरा सोचो, सोचो। और ऊपर जाएंगे तो बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल जाएंगे तो बहिर्मंडल में निश्चय नहीं कहाँ तक है। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता कहाँ है, आंसर आपको होगा बहिर्मंडल में, क्योंकि सब चीज दुनिया की हल्की वस्तु ऊपर जाती है ना, बहिर्मंडल में इसकी प्रधानता। कोई समस्या? जरा सोचो, जब यह सूर्य है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ है? आपसे पूछा जाता, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका तापमंडल में। कहाँ? तापमंडल, जिसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही? जरा सोचो, अब कैसे तुमको हम बताएं, कैसे तुमको बताएं? आइए हम समझते हैं। मध्यमंडल ना, मध्यमंडल का कितने का अंग्रेजी में? मेसोस्फीयर ना। आप देखो यहाँ से, जरा सोचो,
जरा सोचो, ये आपका सूर्य है सूर्य, ये सूर्य है, थोड़ा कहाँ बन जाता है, ये सूर्य है, और सूर्य है तो हम आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाए बहुत बढ़िया बताएंगे। ये जरा सोचो, यहां से चलेंगे, ये सूर्य है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है ना, ये मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये बृहस्पति हो गया। इनके बीच में कुछ लोग टहल रहे हैं, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड, जो बहुत महत्वपूर्ण है ना। जरा सोचो, हमने कापर्निकस यानी केपलर के नियम में पढ़ा है कि सूर्य से जितना निकटवर्ती होगा ग्रह, उसका चक्रवात परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। जैसा कि आप जानते हैं बुध का होता है मात्र 88 दिन, 88 दिन का एक वर्ष होता है ना। और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, वरुण का जो चक्कर होता है, एक चक्कर पूरा होता है 165 वर्ष में। कितना? 165 वर्ष। अपने यहाँ का 165 वर्ष, वहां का दिन पूछा जाए 165 गुणे 365 कर दो, जितना आएगा वह उतने दिन का एक वर्ष होता है। ये तो होता है ना, बात समझ पा रहे हैं आप? ये इनके बीच में ये पाए जाते हैं उल्का पिंड। मान लो ये सब आकर्षण बल के कारण बने हैं ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यही का कोई एक बड़ा सा है उल्का पिंड, यही का इसने बुला लिया है, बुला लिया आकर्षण बल के कारण, बुलाए के बाद खिसक गवा आगे, तो ये बुला लिया तो आके तो गिरेगा ना यही जगह। ठीक है, जैसे कोनो नीचे लड़का खड़ा रहा है, वही के ऊपर छत पर से गुम्मावा मारोगे तो गुम्मावा मारो खोपड़ियों को के, और लेकिन वह हट जाएगा तो खोपड़ी साथ साथ जाएगा नहीं ना, वह तो वही जगह गिरेगा। वही तरह ये आकर्षण बल से अपनी आकर्षण शक्ति से इस उल्का पिंड को बुला लिया। बात समझो, बुला लिया, और जब बुला लिया तो ये भैया गिरेगा तो जो निकलती बुला वही जगह ना, लेकिन आगे बढ़ गया और तुम्हारी पृथ्वी आकर के टकरा गई, उलट के आवत रही। ठीक है, और ये पर टकरा गया, गिरेगा भचाक से ही पर। बात समझ पाओ? गिरेगा, और जब गिरेगा ना, आओ इधर आ जाओ, जब गिरेगा एंट्री कहाँ करेगा? हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है, एंट्री करेगा बहिर्मंडल में, जिसकी सीमा कोई निर्धारित नहीं ना, बहुत सारा तापमान है, नीचे आएगा 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इतने में क्या होगा हमारा तुम्हारा छोड़ो, इसमें गिट्टी मोरंग का होगा पता नहीं, लोहा का होगा पता नहीं, अच्छी अच्छी धातुएं गल जाएंगी ना, तो थोड़ा पहाड़ का पाथर का चीज है, सही ना। तो जब ये आता है तो नॉर्मल है तो खूब कस के आग लग जाती है घर्षण बल के कारण, और जलने लगता है। क्या होता है? जलने लगता है, और जलते जलते आप उसके रगड़ मारोगे तो वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो गैसीय स्थितियों के कारण उसके रगड़ नहीं होगा, तो ये पत्थर यानी जो उल्का पिंड आते हैं जलने लगते हैं। समझ में आए बात? और इतना ज्यादा तप्त हो जाते हैं, जलने लगते हैं कि नीचे आते आते इनका टेम्परेचर ऊपर से खूब बेचारे आ रहे हैं, नीचे खूब सारा टेम्परेचर है ना। बात समझो, और जैसे है एंट्री की ये आयन मंडल में, कहा आयन मंडल में, और नीचे आए और नीचे आ करके तुरंत घिसते घचाक से कहा गिरते हैं मध्य मंडल में। कहा गिरते हैं? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस, समझ पायो? अर्थात -100 डिग्री सेल्सियस इतना सारा तापमान है। वही स्थिति हुई खूब कस के जो है लोहा गर्म करके बर्फ के उस पर रख दो, जो बर्फ की सिली होती है उस पर रख दो, क्या होता है? केमिस्ट्री में आता है ना क्या होता है, जब नहीं पढ़ोगा समीकरण वैसा ही। तो यहाँ क्या होगा अनुमान लगा सकते हो, जो खूब कस के लाल पीले हुए के जलत आवत है ना, आप देखोगे उल्का पिंड ऐसे तो रहता है, ये मुल्क का ऐसे तो आता है, जलता नहीं आता का, और जब गिरता है यहाँ पहुंचता है बुझ जाता है। और गौना में क्या कहेंगे कि कोनो मर गवा, नहीं सुनो कहते को जीव टूटा है, नहीं तो जीव नहीं टूटा, वह उल्का पिंडा हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था और पहुंच गया है कहाँ? मध्य मंडल में। अब कहूँ गिरे तो समझ जाओ कोनो उल्का पिंडा आवत रहा पृथ्वी का, वो पहुंच गया कहाँ? मध्य मंडल में, बुताएगा वह, नहीं समझोगा? अरे खूब जलत रहा -100 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होगा समझ पा रहे हो ना, बुता जाएगा, लग जाएगा। इस प्रकार से घटना रातों दिन होती रहती है, करोड़ों होती पर डे, समझ पाओ बात? मिलता का है नहीं, ये कुछ इतना जाहिल आ जाता है। मान लो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के बराबर पर्वतवा हियां टूट के आ गया, तो जितना बड़ा यूपी है इतना बड़ा क्षेत्रफल का अगर पर्वतवा आ गया टूट के, तो उस पूरा थोड़े इकट्ठा भर पाएगा, है ना। तो धीरे धीरे करके आ जाता है पृथ्वी के सीमा में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ तुम्हारे इंटरनेशनल सैटेलाइट स्टेशन है, ये कहाँ गए? हाँ ये है ना। तो ये बवाल फंस जाता है, जैसे कि नासा है, अपने यहाँ के इसरो परेशान हो गई ना, मिसाइलवा दागते हैं और दाग दाग कर तोड़ देते, क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। इतना बड़ा पत्थर है, मिसाइल दाग दाग के तोड़ दे, कई खंड हो जाएंगे, तो जाके हमारे प्रवेश वायुमंडल जब प्रवेश करेगा तो जल जाएगा। ठीक इस प्रकार से इनको नष्ट किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? ये कोई समस्या आपको एस्ट्रोनॉमी बताएंगे, इतनी बात समझ पाए? तो बताओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ है? आंसर आपका होगा तापमंडल में। कहाँ होगा? तापमंडल में, लग जाएगा।
कोई समस्या? जहाजुआ कहाँ उड़ेंगे? समताप मंडल में। कोई समस्या? ये ओलवा कहाँ से बरसेगा? क्षोभ मंडल से। लेकिन बदलवा कहाँ से गिरे, कहाँ चलेंगे? क्षोभ मंडल में। लेकिन बादल पैदा कहाँ होंगे? ये नेट की परीक्षा का सवाल है, गड़बड़ नहीं करना, लग जाएगा ना, ये सब आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये समाप्त रहा। कोई समस्या? मंडलोक्रम आपको पता है, पहले अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आगे ओजोस्फेयर, ओजोस्फेयर के बाद मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर के बाद आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर बाहर, बहिर्मंडल। ठीक, हिंदी में क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, है ना, आयन मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ये मंडल हैं, क्रम से आ जाते हैं, आप लगा लेंगे, निकाल ले जाएंगे। ओके, यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।